चलिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ का सीईओ नवीन कुलकर्णी जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या किया जाए। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। ये हो क्या रहा है मार्केट में आपके हिसाब से? क्यों इतना सेलिंग प्रेशर और कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर लगातार कई दिनों से हमारी मार्केट पर? जहाँ तक मार्केट का सवाल है, अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो मैक्रो सेटअप की वजह से आ रहा है। जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जैसे इवॉल्व हो रहे हैं, उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। दूसरा चीज ये था कि अगर हम ओवरऑल मार्केट पे अगर हम देखेंगे तो जो ओवरऑल रिस्क फैक्टर है, जिसे हम विक्स के नजरिए से देखते हैं, काफी लो लेवल पे था। तो विक्स जो है ये मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज तो 15-16 के करीब होता है, और विक्स करीब करीब 9 पे पहुंच गया था। तो उस हिसाब से रिस्क फैक्टर भी मार्केट का काफी लो था। रिस्क यहाँ से ऑफ कोर्स फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव बढ़ने की आशंकाएं ज्यादा थी। रिस्क फैक्टर बढ़ते हुए भी सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसका कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है तो विक्स बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट एक कॉम्प्लेसेंट जोन में था थोड़े टाइम से। तो उसके हिसाब से जो वहां से जो इंक्रीज होना था विक्स का, वो काफी हायर प्रोबेबिलिटी था कि जहां से विक्स घटे। उस हिसाब से रिस्क मार्केट में बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, और वो मार्केट फैक्टर इन करते हुए सेलिंग प्रेशर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो इतने दिन से जो सेलिंग प्रेशर है वो काफी हद तक एब्जॉर्ब भी हुआ है। अभी जो एडिशनल सेलिंग आया है, ये कैसे पैन आउट होता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। जो न्यूज फ्लो, अभी जो नेगेटिव न्यूज फ्लो आ रहा है, ये कैसे एब्जॉर्ब होगा मार्केट में, और इसका रेजोल्यूशन कैसे होगा, ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर्स रहेंगे। तो आने वाले दिन काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे। विक्स यहाँ से भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी विक्स जो है वो लॉन्ग टर्म एवरेज के काफी नीचे है। रिस्क फैक्टर्स थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो मार्केट में थोड़े और दिन तक सेलिंग प्रेशर रहने की संभावना है। ओके, सेलिंग और रहने की संभावना है। अच्छा, नवीन जी, आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? आई मीन, आप कभी कभी हम कहते हैं रिस्क को बाय करना चाहिए या फिर थोड़ा डिप्स में बाय करना चाहिए, थोड़ा सा एडिशन करना चाहिए। ये दो स्पेस जो कि हालिया जो भी डेवलपमेंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा पेन में रहे, दैट्स आईटी एंड नाउ फाइनली अब इन टेरिफ्स के साथ फार्मा। इन दो स्पेस को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? क्या इनमें आप अभी थोड़ा डीप डाउन साइड और खुलता हुआ देख रहे हैं क्या? जहां तक ये दोनों स्पेस का सवाल है, एक आईटी हो गया, दूसरा फार्मा हो गया। तो दोनों स्पेसेस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दोनों के अपने एडवांटेजेस है, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस है। जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में जो चैलेंज रहा है वो ग्रोथ का रहा है। right? उसकी वजह से सेक्टर जो है वो ट्रेडिंग जोन में काफी समय से चल रहा है। मतलब लगभग 2 साल से ये सेक्टर ट्रेडिंग जोन में ही रहा है। हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा आईटी एलोकेशन करीब करीब नेग्लिजिबल ही रहा है लास्ट 2 सालों में, क्योंकि सेक्टर में ग्रोथ के चैलेंजेस रहे, और स्पेशली लार्ज कैप में ग्रोथ आया ही नहीं है। राइट, तो वो एक चैलेंज रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल हो रहे हैं। इनका अगर देखेंगे जो अभी लास्ट 12 मंथ्स के ट्रेलिंग के हिसाब से मल्टीपल्स भी काफी कंप्रेस हो चुके हैं, 20-22 के करीब आ चुके हैं, वो भी लार्ज कैप कंपनीज के, तो उस हिसाब से थोड़े रीजनेबल हो गए हैं। डिविडेंड यील्ड ठीक हो गया है। इसके अलावा ये लार्ज कंपनीज बायबैक भी करते हैं। तो वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राइट, इसके अलावा आगे जाके अगर थोड़ी सी ग्रोथ इंप्रूव होती है, Q3 तो वीकर क्वार्टर होता है, लेकिन Q4 ऑनवर्ड्स जो नया गाइडेंस मिलेगा हमें, तो उस हिसाब से आईटी में थोड़ा सा देखने की संभावना बन सकती है। फार्मा जो सेक्टर है वो काफी स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर है। वहां पे अभी भी जो न्यूज फ्लो है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, जहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, वहां पे ज्यादा प्रेशर है, तो कंपनी स्पेसिफिक प्रेशर ज्यादा है। जो जेनेरिक्स है वहां पे प्रेशर थोड़ा सा कम है। लेकिन ओवरऑल ये स्पेस में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। आगे जाके जो जो इश्यूज आए हैं उसका रेजोल्यूशन कैसे निकलता है, क्योंकि ये रेजोल्यूशन आएगा मुझे लगता है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन उस हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरा इंटरेस्ट फार्मा सेक्टर में ज्यादा रहेगा कंपेयर टू आईटी सेक्टर, क्योंकि जब चीजें रिजॉल्व होंगी उस हिसाब से मतलब ग्रोथ आने की संभावना ज्यादा है वहां पे उस सेक्टर में। और वैल्यूएशन जो है फार्मा सेक्टर में रीजनेबल हो रहे हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स में मुझे लग रहा है कि फार्मा में रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा है।
ओके, आईटी स्पेस से तुलना करें तो फार्मा ज़्यादा बेहतर स्थिति पे लग रहा है अभी फ़िलहाल। नवीन जी गुड आफ्टरनून। अभी थोड़ी देर पहले हम मिग 21 को विदा कर रहे थे और इसी से डिफेंस स्पेस पर मेरा आप से सवाल है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पूरे शिप बिल्डर्स के लिए जिस तरह से सरकार अग्रसर होकर काम कर रही है, 70,000 करोड़ का इन्फ्यूजन, अब साथ ही हेल्थ जिस तरीके से ऑर्डर विन कर रही है, नई नई डेवलपमेंट्स आप सुन रहे होंगे। ऐसे मूड माहौल में हालांकि आज डिफेंस भी थोड़ा बिकवाली के शिकार हुए हैं, लेकिन डिफेंस एज ए स्पेस आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर क्या एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए इन स्तरों पर? जहाँ तक डिफेंस सेक्टर का सवाल है, मैंने काफी टाइम से व्यू यही मेंटेन किया है कि डिफेंस जो पहले तो सेक्टर तो हुआ ही नहीं करता था, और लास्ट 4 साल में काफी इम्पोर्टेंट सेक्टर हो गया है। दो कारण है ऑब्वियसली, यहाँ पे इंडियनाइजेशन इंडिजनाइजेशन बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से ऑब्वियसली इनके ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। दूसरा जो एडवांटेज ये भी है कि ये सेक्टर में कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनारियो की वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बढ़ने की संभावना बढ़ती जा रही है। उस हिसाब से ये एक क्रिटिकल सेक्टर है जहाँ पे थोड़ा सा एलोकेशन होना जरूरी है। यहाँ पे एलोकेशन या दिस लेवल ऑब्वियसली वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, राइट। शिप बिल्डर्स में एलोकेशन ऑब्वियसली कर सकते हैं कंपेयर टू प्रोबेबली अदर स्पेसेस, बट ओवरऑल मैं ये बताऊंगा कि डिफेंस सेक्टर में थोड़ा एलोकेशन रहना जरूरी है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। जैसे कि अगर हम 3 साल पहले जाकर देखेंगे, अगर एक दूसरे एसेट क्लास हो जाता है, लेकिन जैसे गोल्ड में स्ट्रक्चरल स्टोरी बना के ग्लोबली सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने गोल्ड में कंसिस्टेंट एलोकेशन चालू किया, जिसकी वजह से गोल्ड बिकेम एन इम्पोर्टेंट एसेट क्लास। ऐसे डिफेंस सेक्टर भी एक ग्लोबल सिनारियो के हिसाब से मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है जहाँ पे थोड़ा सा एलोकेशन रखना जरूरी है। यहीं से जो आपने गोल्ड की बात छेड़ी, नवीन जी, आप प्रीशियस मेटल्स को देखते हुए, आई मीन दो तीन चीज़ें हैं जिसको लेकर चीज़ें अलार्मिंग हो रही हैं। फॉर इंस्टेंस देखिए, लुक एट कल्याण, लुक एट टाइटन। एक तरफ आपका मुथूट है, मन्नापुरम है, एंड सम गोल्ड फाइनेंस बैंक्स, फेडरल बैंक। कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप इस पूरे स्पेस को इस वक्त? अनदर इंप्रेशन ऑफ, आई मीन, गोल्ड एट 1.13। जहाँ तक ज्वेलर्स का सवाल है, तो वो डिफरेंट स्पेस हो जाता है, कंज्यूमेबल स्पेस हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो इन चैलेंज ये स्पेस का ये आता है कि जब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उनका वैल्यू बढ़ता है, लेकिन परचेसिंग पावर लोगों की कम हो जाती है, राइट। तो वॉल्यूम्स थोड़े से गिरते हैं। गोल्ड का ग्लोबल बेनिफिट ये है कि इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं गोल्ड को एज एन इम्पोर्टेंट एसेट क्लास, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। लेकिन जो इंडियन कंपनीज है वो ऑब्वियसली आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल बाइंग एंड ज्वेलरी और ये स्पेसेस में, और उनका जो बेनिफिट होता है मेकिंग चार्ज और ये सब चीजों की वजह से होता है। तो जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे और वॉल्यूम थोड़े से प्रेशर में रहेंगे, तो कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी गोल्ड में बढ़ सकती है, जिसकी वजह से मार्जिन मीडियम टर्म में श्रिंक हो सकते हैं फॉर दीज कंपनीज। हालांकि आपका वैल्यू बढ़ रहा है एंड उसके परसेंटेज के हिसाब से एब्सोल्यूट मार्जिन बढ़ने चाहिए, जब लेकिन वॉल्यूम में प्रेशर आता है तो कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी बढ़ता है, एंड थोड़ा सा चांस ये होता है कि जो मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज टू अनऑर्गेनाइज शिफ्ट होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स इन्वेंट्री बेनिफिट्स पाते हैं, जबकि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स गोल्ड लीज के बेसिस पे अपना बिजनेस करते हैं। तो उनका जो प्राइमरी है वो मार्जिन है, जबकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास इन्वेंट्री गेन्स प्लस मार्जिन का बेनिफिट आता है, एंड उनके जो चार्जेस भी थोड़े से लोअर होते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है उनका वॉल्यूम और मार्जिन हिट होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है ये सिनेरियो में। इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा ऑन ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बेट बनते रहता है इस स्पेस। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्पेस में इंटरेस्टिंग बेट्स हो सकते हैं। वैसे नवीन जी, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे ब्रॉडर मार्केट से गिरावट को लेकर, जिस तरीके से मार्केट में प्रेशर और मिड कैप और स्मॉल कैप का हाल आपके सामने है। ब्रेथ काफ़ी ख़राब है और ये अक्सर देखा गया है कि जब मार्केट में बिकवाली हावी होती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा डेंट वहाँ पड़ता है। जो हैविली इन्वेस्टेड होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, वो कैसे अप्रोच करें और कैसे इसको मेंटेन करें? क्या हिदायत उनको? जहाँ तक स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस का सवाल है, ये साल काफी टफ रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस। 1-2 महीने अच्छे रहे, लेकिन ओवरऑल
ये साल टफ ही रहा है। ईयर टिल डेट देखें या 1 ईयर रिटर्न्स देखें, स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में रिटर्न्स बने नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि ये स्पेस जो है वो ओवरसोल्ड ज़ोन में वापस जा चुका है। बीच में थोड़ा-सा लेवल थोड़ा-सा ठीक हो गया था, लेकिन ये स्पेस अभी काफ़ी ओवरसोल्ड ज़ोन में है। अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स काउंट करें जो मोर देन 20% करेक्ट हुए हैं फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाइज़, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर होगा। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन जो है ये स्पेस में रीज़नेबल है अभी का। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे कि अगर जो अभी जो चेंजेस आए हैं, जीएसटी कट्स आए हैं और उस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट इंप्रूव होता है, कंजम्पशन में बूस्ट आता है, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 से 12 महीने स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस के लिए अच्छे रहेंगे क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो डी-रेट हुए हैं स्टॉक्स, उस हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि वहाँ पे री-रेटिंग की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप स्पेस और ये काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन ज़ोन बन रहा है स्पेशली फॉर स्मॉल कैप्स, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से लेके दिसंबर तक हम एक्यूमुलेट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर ऑनवर्ड स्मॉल कैप में रैली आने की संभावना मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखती है और फिर रिटर्न्स जो होंगे वो 2026 में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आएँगे और लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस आज बातचीत में शामिल हुए। डिफ़िकल्ट है बाज़ार, फिर भी आपने थोड़ा नेविगेट करने की कोशिश करी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से आपको नवमी और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं और हैव अ नाइस वीकेंड सर। चलिए अब एक काम करते हैं, क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा।